मकर संक्रांति पर होता है, तो सूर्य से आधारित है। तो क्यों ना हम सूर्य की महिमा को करते हुए, जैसा कि शिवजी ने पार्वती से एक बार कहा था कि ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति देव देव मुनीश्वरः ध्यायन्ति भास्करम देवम साक्षी भूतम जगत्रे। अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति देवता योगी ऋषि मुनि आदि तीनों लोक के साक्षीभूत भगवान सूर्य का ही ध्यान करते हैं। ये जब सब लोग ये ध्यान करते हैं तो हम मनुष्य क्या चीज हैं। तो इसलिए सूर्य ही एक साक्षात देव है, जगत देव है जो हमको देखते हैं। सूर्य को जो भी मनुष्य सूर्य को अर्घ्य देता है उसे किसी प्रकार का ग्रह दोष नहीं लगता, क्योंकि इनकी सहस्त्र किरणें, ये प्रमुख 7 किरणें जो कि सुषमा, ऋषिकेश, विश्वकर्मा, सूर्य, रश्मि, विष्णु और सरबंधु, जिनका रंग बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल है, जैसे हम साइंस में भी विबग्योर के नाम से जानते हैं, बेजानी हरी हमने याद किया था विबग्योर के नाम से। तो वही जो किरणें आती हैं, उन किरणों के द्वारा हमारे शरीर को नई ऊर्जा और आत्मबल प्रदान करती हैं, हमारे पापों का शमन करती हैं। तो क्यों ना हम सूर्य की आराधना करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करें कि हे सूर्यदेव, हमारे शरीर में नई ऊर्जा दें। और जब कल का जब मकर संक्रांति का सूर्यदेव होगा, तो क्यों ना हम उनको अर्घ्य देते हुए इस मंत्र का जाप करें कि ओम सूर्यदेव महाभाग त्रिलोक तिमिरापः मम पूर्व कृतम पापम क्षमेताम परमेश्वर। तो ये सूर्यदेव हमारे सभी पापों को क्षमन करें और हमको शक्ति, ऊर्जा और बल प्रदान करें। तो इस तरह से सूर्यदेव का ही आराधना करते हुए मैं आज के सत्र को प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। और आज के सत्र में आज हम मकर संक्रांति का महत्व, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति का क्या ऐतिहासिक महत्व है, मकर संक्रांति के संबंध में भिन्न भिन्न धारणाएं कि कोई कहता है 14 को मना रहे हैं, कोई कह रहा है 15 को मना रहे हैं। इन सारे विश्लेषणों को हमारे गुरुवर के द्वारा बहुत अच्छे रूप में आज प्रदर्शित किया जाना है। तो मैं हमारे आईकास के चैप्टर चेयरमैन और हमारे गुरुवर श्री त्रिवेण चतुर्वेदी से आग्रह करूंगा कि वे हम सबको अपना आज मकर संक्रांति के रूप में ज्ञानार्जन प्रदान करें। पंडित त्रिवेण चतुर्वेदी सर। जय गणपति की। जय गणपति। आज जय गणपति ज्योतिष संस्थान सिटी सेंटर ग्वालियर आईकास चैप्टर, आईकास इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस चेन्नई से मध्य प्रदेश ग्वालियर का एक चैप्टर भाग, और उसमें आज मूर्त की क्लास के अंतर्गत आप लोगों ने जैसे हमारे से प्रश्न की बात कही, तो केशव चतुर्वेदी ने जैसा कहा है कि कुछ संदेह रहता है, कुछ विषय आ जाता है, किसी के मन में विचार आ जाता है कि संक्रांति कब मनाएं, कैसे मनाएं। तो इसी पर आज एक चर्चात्मक प्रश्नोत्तरी के रूप में यह कक्षा रखी गई है। तो किशोर जी, आपके मन में क्या प्रश्न चल रहा है? जी सर, सबसे पहले तो यही प्रश्न दिमाग में उठता है कि संक्रांति किसे कहते हैं, क्योंकि कई लोग जो है संक्रांति का तात्पर्य क्या यही समझते हैं शायद कि संक्रांति क्या एक ही संक्रांति आती है, मकर संक्रांति केवल एक ही संक्रांति है। मैं समझता हूँ शायद, जहाँ तक मैंने पढ़ा है आपसे, कि संक्रांति कई होती हैं। तो क्यों ना इसको वृहद रूप में आप हमें विश्लेषण करें कि संक्रांति का तात्पर्य क्या है, संक्रांति किसे कहते हैं। बिल्कुल, संक्रांति का मतलब है संक्रमण। किसी एक राशि का से दूसरी राशि में ग्रह का, किसी भी ग्रह का प्रवेश, नक्षत्र में प्रवेश, राशि में प्रवेश, ये जो एक से दूसरे में जाना संक्रमण होता है। जैसे ऋतु में परिवर्तन होता है तो संक्रमण होता है, और ऐसे ही राशि में ग्रहों का प्रवेश होता है तो संक्रमण होता है। लेकिन सूर्य का विभिन्न राशियों में जाना एक विशेष संक्रमण कहलाता है। इस पर मैं एक छोटी सी बात आपको लिख करके बता रहा हूँ कि सूर्य आदि 7 ग्रह जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य आदि माना सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सभी के लिए होता है। तो तब वह काल संक्रमण काल कहलाता है और संक्रांति कहलाती है। लेकिन सामान्यतः चूंकि सूर्य से हमारी सौर वर्ष होता है, अयन होता है, अयन से ऋतु होते हैं, ऋतु से मास होते हैं, मास से पक्ष होते हैं,
तो सूर्य की संक्रांति का विशेष महत्व होता है और इसलिए सूर्य का राशि परिवर्तन लोक में संक्रांति के नाम से व्यवहारित है। और जब स्पष्टमान सूर्य परिवर्तन करते हैं, जैसे हम ग्रह स्पष्ट करते हैं सूर्य का, वह समय सूर्य संक्रांति माना जाता है। आजकल हम निर्यण संक्रांति को ही संक्रांति पर्व माना जाता है। तो कौन कौन सी संक्रांतियों का ज्योतिष महत्व अधिक है और क्यों है? एक प्रश्न ये भी दिमाग में आता है कि ऐसी कौन कौन सी संक्रांति है। जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न रखा। देखिए कि हमारे सामने सबसे पहले तो जैसा कि हम देखते हैं कि 4 हमारे मुख्य बिंदु हैं। किसी जन्म कुंडली में 4 केंद्र होते हैं, मेष, कर्क, तुला, मकर, 1, 4, 7, 10। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव, ये केंद्र रहते हैं। तो ये जो केंद्र संक्रांतियां हैं, इनका हमारे लिए विशेष महत्व होता है, क्योंकि मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा महत्व है वो मकर संक्रांति का है, क्योंकि शनि की राशि में से सूर्य का भ्रमण होता है और जब शनि की राशि में सूर्य जाते हैं तो हम सब लोग वैसे भी जानते हैं कि शनि सूर्य का आपस में नैसर्गिक रूप से शत्रुता बताई गई है। और उधर दूसरी जो संक्रांति होती है वो कर्क राशि से सूर्य संक्रांति प्रवेश करते हैं। ये दोनों काल उत्तरायण और दक्षिणायन के रूप में भी जाने जाते हैं। जब सूर्य मकर में आते हैं तो यहाँ से देवताओं का दिन प्रारंभ होता है, यानी देवता लोगों का दिन जो है वो उत्तरायण है। और जब सूर्य कर्क राशि में जाते हैं, दक्षिणायन में जाते हैं, तब देवताओं की रात्रि होती है। जैसा कि हम जानते हैं देवताओं का दिन 6 महीने का होता है और रात्रि भी 6 महीने की होती है, अर्थात देवताओं का एक वर्ष जो है वो एक दिन के रूप में होता है। ऐसे ही हम चंद्रमा का देखते हैं तो चंद्रमा का 15 दिन का रात होती है और 15 दिन का दिन होता है। इस में हमारे जो चूंकि पक्ष होता है, देखते हैं आप, और ये पितरों के लिए होता है, यानी देवताओं के लिए सूर्य संक्रांति से हम देखेंगे, मतलब अयन से देखेंगे, उत्तरायण और दक्षिणायन से दिन और रात। तो वहीं पर हम पितरों के लिए जो दिन रात देखेंगे वो हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से देखेंगे। एक बार मेरे सामने एक न्यूज आई, उसमें लिखा कि चंद्रमा पर चंद्रायन गया, वहां से खोज करी और देखा कि वहां पे 15 दिन का दिन होता है, 15 दिन की रात होती है। हमने कहा आज खोज करने वाले आज जाते हैं और आज बताते हैं, लेकिन हमारे विज्ञान ने तो पहले से ही सब सिद्ध करके रखा है। अब ज्योतिषीय महत्व इसलिए भी बढ़ गया कि मकर राशि और कर्क राशि, उत्तरायण और दक्षिणायन, देवताओं का दिन प्रारंभ हो रहा है, देवताओं की रात्रि। तो मुख्य रूप से दिन का जो उदय होता है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मकर संक्रांति हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण रखती है। इसके अलावा भी जो 2 बिंदु हैं हमारे, मेष और तुला के सूर्य, जो राशि परिवर्तन पर, जैसे मेष पर आपका जो होगा बसंत संपात होगा, यानी सरस बसंत संपात माने हमारी ग्रीष्म ऋतु की ओर हम जाते हैं। आप अप्रैल में देखेंगे जब सूर्य 13 अप्रैल को मकर मेष राशि में आते हैं, बसंत संपात कहलाता है। जिस दिन और रात बराबर होंगे, वहाँ 23 हमारा चूंकि अयन सरक गया है तो वो आपको 23 मार्च के आसपास मिलेगा। ऐसे ही शरद संपात होता है जो हमारा तुला के सूर्य में होता है, और वहां पर भी अयन के खिसकने के कारण वो हमको 22-23 सितंबर को दिखता है। तो इन कारण से भी इसका महत्व बढ़ जाता है। हमारे देवताओं ने भी इसको बड़ा महत्व दिया और देवीय शक्ति का प्रादुर्भाव भी इसी में होता है। आप देखेंगे कि मेष के जब सूर्य होते हैं अप्रैल में, तो चैत्र शुक्ल नवरात्र हमारा प्रारंभ होता है, और वही हम कर्क में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो उस समय हमारी गुप्त नवरात्र आषाढ़ में प्रारंभ होती है, आषाढ़ शुक्ल। और जब हमारे सूर्य तुला में आते हैं तो हमारी आश्विन शुक्ल की नवरात्र प्रारंभ होती है, और जब हमारे सूर्य यहाँ मकर में आ रहे हैं तो अब हमारी ये माघ शुक्ल की नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो चारों ही हमारे केंद्र बिंदु में हमारे देवी प्रादुर्भाव भी है, देवी ज्योति का भी प्रादुर्भाव होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। वैसे संक्रमण के रूप में हमें ये 4 केंद्र बिंदु दिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आज हमारे सामने एक संक्रमण चल रहा है और वो है कोरोना। ये एक आज का संक्रमण है, लेकिन इससे पहले भी हमारे सामने बहुत सारे संक्रमण आए, लेकिन हमारे ऋषियों ने ज्योतिष के माध्यम से इस संक्रमण को बहुत पहले पहचान लिया था, और उन्होंने कहा कि जब मेष, कर्क, तुला, मकर, विशेष करके ये पॉइंट जो होंगे जब ऋतुओं का परिवर्तन, और मतलब ठंड से गर्मी में जाएंगे, गर्मी से ठंड में जाएंगे, वर्षा से सर्दी में जाएंगे, तो यहाँ पर कोई संक्रमण पैदा होगा। और उस संक्रमण को दूर करने के लिए उस समय का आहार विहार
उस प्रकार का होना चाहिए। तो वो उस प्रकार का कैसे होगा? उस प्रकार का करने के लिए किसी के पास तो वो साधन है और किसी के पास वो साधन नहीं है। तो उन्होंने कहा जैसे मकर में सूर्य जाएंगे तब क्या होगा? बोले मकर में सब सूर्य जब जाते हैं तो वहां पर उस समय एकदम हिम से, ठंड से और बसंत की और धीरे धीरे हम जाएंगे तो सर्दी गर्मी हवा का जो मौसम चलेगा उससे बहुत ज्यादा ठंड के कारण लोगों के प्राण तक पर कष्ट हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? बोले ऐसा करना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो गर्म पदार्थ होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। जैसे तिल्ली का सेवन करना चाहिए और गुड़ का सेवन करना चाहिए, मूंगफली का सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजों का सेवन करें, कंबल आदि ओढ़े, मतलब गर्म वस्त्रों को ओढ़े, आगी जलाएं। और आप तो बोले सभी के पास यदि ऐसी चीज संभव नहीं हो तो क्या करें? तो बोले ऐसा है कि और भोजन में आप हल्का भोजन करें, जैसे कि आप कृसरा खाएं। कृसरा कहते हैं खिचड़ी को, तो खिचड़ी खाएं। तो हमारे किसी किसी स्थानों पर इसको खिचड़ी के नाम से भी मनाया जाता है, हम देखते हैं। तो खिचड़ी, तो उन्होंने कहा कि सबके लिए यदि संभव नहीं हो तो क्या करें? तो बोले जो संपन्न लोग हैं तो यहाँ पर हमारे चूंकि सूर्य का संक्रमण हो रहा है तो एक दान के रूप में इस परंपरा को व्यवहार में लाएं कि जो जिससे जैसा दान बने वो एक दूसरे को दान करें। तो दान करेंगे तो जिनके पास नहीं होगा उनके पास भी पहुंच जाएगा और जिनके पास होगा वो तो खाएंगे और दूसरों को भी देंगे। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे की रक्षा कर सकेंगे। तो ये संक्रमण से बचने के लिए दान का व्यवहार सबसे अच्छा व्यवहार बताया कि हम दान करके एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं और इससे जीवन में जो संक्रमण आने वाला है उसको दूर कर सकते हैं। यहीं पर त्योहार के रूप में भी यदि हम देखेंगे तो वहां पर बसंत में हमारे पास होली आ जाएगी, तो होली के साथ भी इसको जोड़ दिया जाएगा। अप्रैल में गर्मी आएगी, तो क्या करें उस समय? तो हर संक्रमण के समय पर कुछ विशेष विधा बताई गई है। उस समय जैसे गुलाल उड़ाने का विषय है, मैं आपको अन्य विषयों में बाद में भी बता दूंगा। तो यहाँ केवल आज मकर संक्रांति का है इसलिए मैं मकर संक्रांति के ऊपर ही बता रहा हूँ। और जो हमारी संक्रांतियां होती है उसके अंतर्गत जो जैसे आपको मालूम है 12 राशियां हैं, उसमें द्विषुआ राशियां जो होती हैं 3, 6, 9, 12, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन राशियों की जो संक्रांति है उनका नाम षडशीति मुख्य नाम होता है। इसके अलावा 1, 4, 7, 10 में से 1 और 7 जो होती है वो विषुव संक्रांति होती है और 4 और 10 अयन होती है। विषुव मतलब संपात से है और अयन माने जो हमारी दक्षिणायन उत्तरायण से है। अब हम उत्तरायण की ओर प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी स्थिर राशियों की संक्रांति है 2, 5, 8, 11, ये स्थिर संक्रांति के रूप में जानी जाती है। आप यहाँ एक चित्र देखेंगे, उसके रूप में भी हम आपको यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि जब हमारा ये उत्तरायण होता है तो ये इस प्रकार से ये उत्तरायण यहाँ से आजकल जो हमारा अयन सरक गया है इसलिए 21 दिसंबर 22 दिसंबर से ये शिशिर ऋतु प्रारंभ होती है और हमारा ये उत्तरायण ये चलता है। तो ये 3 जनवरी पर बिल्कुल हमारा जो जिसको कहते हैं कि पृथ्वी के समीप वाली स्थिति, और 21 मार्च ये हमारा बसंत संपात आ जाएगा और ये हम 21 जून के लगभग ये हम ये निर्यण से बात कर रहे हैं और 21 जून को हमारा उत्तरायण पूर्ण हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर कर्क और मकर की संक्रांति के साथ इसका भेद थोड़ा करेंगे तो थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, यानी कि हम 14 जनवरी और 14 जुलाई इसको लेंगे। लेकिन चूंकि हम इस समय वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं और पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो अयनांश है उसके अनुसार परिवर्तन आया है। तो चूंकि उत्तरायण तो हमारा लगभग 22 जनवरी को 22 दिसंबर को हो चुका है। इसके साथ ही जब हमारा 21 जून के बाद हम देखेंगे तो वहां से दक्षिणायन प्रारंभ हो जाएगा और फिर ये 3 जुलाई ये दूरी बढ़ जाएगी और शरद संपात हमारा 23 सितंबर को होगा और फिर ये दक्षिणायन यहाँ खत्म हो जाएगा। इस तरीके से इस माध्यम से हमने ये समझाने का आपके सामने। तो क्या गुरुजी जैसे ज्योतिष में वार का और काल का नक्षत्र का महत्व होता है, तो ये पर्व है जो संक्रांति, क्या इसमें भी इस तरह का फल देख सकते हैं हम, वार का, नक्षत्र का और काल का? बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि क्या संक्रांति का वार, नक्षत्र और काल के आधार पर विशेष फल होता है। तो आपके बिल्कुल हम वार के आधार पर भी संक्रांति का फल होगा, नक्षत्र के आधार पर भी होगा क्योंकि 4 स्थिर हमारे नक्षत्र होते हैं, मिश्रित नक्षत्र होते हैं, और काल माने समय के आधार पर कि किस समय पर वो आ रही है उसके आधार पर भी फल होगा। सबसे पहले हम वारों के माध्यम से समझते हैं। अगर रविवार को
संक्रांति होती है और नक्षत्र उसके साथ यदि उग्र जुड़ जाते हैं विशेष करके, तो घोरा नाम की ये संक्रांति होती है। चाहे उसमें रविवार हो चाहे उग्र नक्षत्र हो, दोनों संज्ञा में इसका नाम घोरा हो जाएगा और यह सेवकों के लिए बहुत अच्छा फल देने वाली होती है। इसके साथ ही जो दूसरी संक्रांति यदि वार सोमवार हो और नक्षत्र लघु हो तो संक्रांति का नाम भांसी होता है और यह व्यापारी वर्ग के लिए बड़ी सुखप्रद है। और हम देखेंगे मंगलवार को चर नक्षत्र में संक्रांति का नाम महोदरा रखा है। हम जो नक्षत्र पढ़ेंगे अभी, जो मुहूर्त पढ़ने वाले हैं जो लोग या जो मुहूर्त पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि उग्र, लघु, चर, क्षिप्र ये नक्षत्र होते हैं। मंगलवार को यदि चर नक्षत्रों में या मंगलवार हो या चर नक्षत्र हो तो उस संक्रांति का नाम महोदरा होता है। महोदरा माने जिसका उदर बड़ा हो, महाउदर। तो वो चोर लोगों के लिए, तस्कर लोगों के लिए, जो स्मगलिंग आदि करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छी होती है क्योंकि मंगल का और उसका संबंध है। हम देखेंगे बुधवार को यदि मृदु मैत्र नक्षत्र भी मिल जाए और बुधवार हो तो इस संक्रांति का नाम मंदाकिनी है और यह राजा, प्रशासन वर्ग और क्षत्रियों के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। अगर हम देखेंगे गुरुवार को, तो गुरुवार को यदि गुरुवार हो या स्त्री नक्षत्र हो या दोनों मिल जाए तो इस संक्रांति का नाम मंदा होता है और यह शिक्षक, सलाहकार वर्ग, विप्र वर्ग के लिए शुक्रप्रद है। और देखते हैं कि शुक्रवार को मिश्र नक्षत्रों में संक्रांति का नाम मिश्रा है। यह पशु, दूध, घी, व्यापार, पर्यटन कार्य करने वाले वर्ग के लिए शुक्रप्रद है। तो शुक्रवार, अब हम देख रहे हैं इस बार की जो संक्रांति है वो शुक्रवार की है। तो ये मिश्र संक्रांति के जो फल दिए हैं वो यहाँ पर घटित होंगे। आगे मैं इस बारे में चर्चा करूंगा। और शनिवार को जो संक्रांति हो या 30 नक्षत्रों की संक्रांति हो तो राक्षसी नाम की कहलाती है और ये निम्न जाति वर्ग के लिए शुक्रवार होती है। जय गुरु। अब जैसा गुरुजी अभी बात चल रही है कि संक्रांति बहुत बड़ा महापर्व है और इसमें दान की बहुत ज्यादा महत्ता बताई गई है, क्योंकि महादान कहा गया है कि संक्रांति को कोई भी दान किया जाता है तो बड़ा ही पुण्य फल प्रदान करता है। अब चूंकि हमारे यहाँ पर इस क्लास में आज कक्षा में ज्यादातर हमारे ज्योतिष साथी हैं, तो क्यों ना गणितीय रूप में ये पता पड़ जाए कि इस पुण्यकाल का निश्चय कैसे करते हैं, हम कैसे गणना करते हैं कि पुण्यकाल कब पड़ेगा, पुण्यकाल निकाला कैसे जाता है। थोड़ा सा आप इसके बारे में जरा बता दें। बहुत बढ़िया। हमारे बहुत सारे शास्त्र हैं, सूर्य सिद्धांत हैं और ग्रह लाघववादी और मूर्त चिंतामणि, इनमें इसके विषय में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मैं मूर्त चिंतामणि का एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर आपके सामने दूंगा, इसके माध्यम से हम जान लेंगे कि सूर्य के जो प्रवेश कालिक समय होता है उसके आधार पर हम इसका निश्चय करते हैं कि सूर्य ने जब प्रवेश किया तो उससे 6 घंटा 24 मिनट आगे का समय और 6 घंटे 24 मिनट पीछे का समय जो होता है वो जिस समय सूर्य ने प्रवेश किया है वो संक्रांति के पुण्य काल कहलाता है। यानी कि कल हमारी जो संक्रांति होने वाली है 14 जनवरी को, वो हमारे बहुत सारे पंचांग मतों के अनुसार हमने पाया कि वहाँ पर दिन में 2:28 पर कहा गया है, हो रही है। तो अगर हम देखते हैं कि दिन में 2:28 पर सूर्य का संक्रमण मकर राशि में मतलब प्रवेश हो रहा है, तो हम यहाँ देखेंगे 2:28 में से 6 घंटे 24 मिनट को माइनस करेंगे तो ये देखेंगे कि हम सुबह 8:04 से अर्थात सूर्योदय के लगभग बाद से ही हमारा पुण्यकाल निश्चित हो जाएगा। और इसी को अगर हम 14:28 में प्लस कर देंगे तो ये 20:52 तक जाएगा। क्योंकि ये सूर्य का पर्व है तो सूर्य के रहते ही पुण्य आदि करना चाहिए, इसीलिए हमें सूर्यास्त के बाद पुण्य नहीं करना है, सूर्यास्त से पहले ही करना है। तो हम संक्रांति का पुण्यकाल प्रातः 8 बजे के बाद से और सूर्यास्त तक कर सकते हैं, ऐसा इसमें निश्चय कर सकते हैं। अगर अर्धरात्रि से पहले संक्रांति हो तो पिछले दिन का उत्तरार्ध ले लेना चाहिए। माने कि जैसे आज संक्रांति शाम को होती तो इसका उत्तरार्ध दिन का समय ले सकते थे, और अगर अर्धरात्रि के बाद की संक्रांति हो तो अगले दिन का पूर्वार्ध लेना चाहिए, मैंने कल का सुबह का लेना चाहिए। और इसके अलावा ठीक अर्धरात्रि में संक्रांति हो तो अगला पिछला दोनों ले सकते हैं। मान लो यदि किसी कारण से आज अर्धरात्रि से पहले माना किसी पंचांगकार ने लिखा है कि रात को 8 बजे संक्रांति हो रही है या कहीं भेद हो रहा है, तब भी ये बात यहाँ सिद्ध होती है कि अर्धरात्रि से पूर्व संक्रांति हो तो पिछले दिन का उत्तरार्ध ले लेना चाहिए। मतलब 14 तारीख का उत्तरार्ध माने सूर्यास्त से पहले का समय ले लेना चाहिए।
इस बात से भी आपके सामने ये बात सिद्ध होगी कि 14 जनवरी को ही हमें पुण्य करना चाहिए। लेकिन मैं तो आपको यहाँ पर प्रमाण ये दिया हुआ है तो उसके आधार पर बता रहा हूँ। अगर हम इसको देखेंगे, अयन संक्रांति में कर्क और मकर में यह नियम प्रभावी नहीं होता है। सूर्योदय से पहले भी कर्क में अयन संक्रमण हो तो पिछला दिन ही पुण्यकाल होगा, और इसी प्रकार से सूर्यास्त के बाद मकर संक्रांति में संक्रमण हो तो अगला दिन पुण्यकाल होगा। यानी सूर्यास्त के बाद होता तो हम 15 को करते, लेकिन हमने जब पंचांगों में पाया कि वो सूर्यास्त से पहले है, संध्या काल होता है तो अर्धोदय अर्धस्ताप, इससे भी हम उसका निर्णय कर सकते हैं। और प्रातः और सायं संध्या में 3 घटी के आधार पर भी उनका मतलब 1 घंटा 12 मिनट पहले आगे पीछे का हम उसके अंदर विचार कर सकते हैं। सामान्य नियम में ये बात कही गई है कि 16 घटी का पुण्यकाल बताया गया है। एक बार अभी मैं किसी का यूट्यूब सुन रहा था तो उन्होंने कहा 16 घंटे, तो 16 घंटे आगे 16 घंटे पीछे। तो हमारे कुछ विद्वत जन जो कि गणित को ठीक से नहीं जान पाते, पाश्चात्य ज्योतिष और आधुनिक ज्योतिष की जो गणना का सूत्र है उसमें घंटे मिनट और घटी पल, इसको विशेष करके हमें समझना चाहिए। हो सकता है कहीं घटी पल लिखा हो और आप घंटा मिनट समझ रहे हो, या कहीं घंटा मिनट लिखा हो आप उसे घटी पल समझ रहे हो। तो आजकल के पंचांगों में घंटा मिनट और घटी पल दोनों बगल बगल से लिखे होते हैं। तो कृपया जितने भी हमारे ज्योतिर्विद ज्योतिषी हैं नए युग के, वो घंटा मिनट और घटी पल की थोड़ी सी पहचान करके बोला करें और देख लें, क्योंकि आपके सामने तो मैंने जैसा कि किसी यूट्यूब पे देखा था तो वो 16 घंटे बोल रहे थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये 16 घंटे नहीं 16 घटी है, और 16 घटी को यदि हम 2.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 घंटे 24 मिनट ही आएगा, जैसा कि हम घटी घंटे का सूत्र जानते हैं। तो इसमें संक्रांति के नाम विष्णुपदी संक्रांति, जो मैंने कहा 2, 4, 5, 8, 11 राशि की संक्रांति होती है, उनमें 15 घटी अर्थात 6 घंटे का ही कहा गया है, और इसमें 16 घटी कहा गया मकर और कर्क में। और एक साथ और मतलब मेष और तुला की संक्रांति में 8-8 घटी कहा गया, मतलब केवल 3-3 घंटे का ही कहा गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से हम विचार कर सकते हैं। जय गणपति जी। अगला प्रश्न एक बार कई बार दिमाग में आता है कि जिस तरह से आपने बताया था कि मेदिनी ज्योतिष का ही एक ये रूप है, और चूंकि संक्रांति के बाद हमने कई बार ऐसा सुना है कि इसके आधार पर हम व्यापार का भी फल बता सकते हैं, मतलब बाजार कैसा चल रहा है, तेज चलेगा, क्या चीज तेजी होगी, किसमें मंदी आएगी, तो संक्रांति के आधार पर कैसे निश्चित कर सकते हैं कि व्यापार कैसा रहेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपका प्रश्न है कि क्या तेजी मंदी का विचार भी संक्रांति से किया जाता है। तो बिल्कुल तेजी मंदी का विचार संक्रांति से किया जाता है, और हर महीने जो संक्रांति होती है उसका फल तेजी मंदी के रूप में विशेष रूप से होता है कि इस महीने कौन सी चीज तेजी होगी, कौन सी मंदी होगी। इसके लिए व्यवहार में हम पंचांग के प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने पंचांग अभी पढ़े हुए हैं। इसमें जो 3 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, जैसे जघन्य नक्षत्र जो जघन्य होते हैं वो आश्लेषा, शतभिषा, आर्द्रा, स्वाति, ज्येष्ठा और भरणी, और इसके अलावा बृहद नक्षत्र यानी बहुत बड़े नक्षत्र जिनको कहा गया वो तीनों उत्तरा, रोहिणी, विशाखा और पुनर्वसु, और इसके अलावा भी सम नक्षत्र। सम नक्षत्र कहलाते हैं जो मृदु नक्षत्र होते हैं, जिसमें मृदु नक्षत्र में वृक्षरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा आते हैं। तो उसके साथ क्षिप्र नक्षत्र भी जुड़ जाते हैं, अश्विनी, पुष्य, हस्त और अभिजीत, और इसके साथ साथ धनिष्ठा, श्रवण, कृतिका, मघा, तीनों पूर्वा व मूल, ये सब इनके साथ जुड़े होते हैं, ये सम नक्षत्र होते हैं। तो जघन्य नक्षत्र के और बृहद नक्षत्र के और सम नक्षत्र के आधार पर जब इनमें से संक्रांति होती है, इन नक्षत्रों में किस नक्षत्र में संक्रांति हुई है हमें देखना होगा। जैसे कि हम कल देख रहे हैं, कल की जो संक्रांति है वो रोहिणी नक्षत्र में है, तो हम देख रहे हैं रोहिणी नक्षत्र बृहद नक्षत्र में आता है, तो इसका फल अभी जानेंगे। तो इन नक्षत्रों में संक्रांति होगी, इसके अनुसार संक्रांति का मुहूर्त मान जानकर पंचांगों में दिया रहता है, और यहाँ हम उसको इस तरीके से देख भी लेंगे कि मुहूर्त में तेजी के लिए, और इसके साथ क्या हुआ इसमें, पीपीटी दोबारा चला दीजिए गुरु जी। तो किसी ने कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो मुहूर्त के आधार पर हम इसका निर्णय कर सकते हैं, ठीक है। पीपीटी पूरी नहीं दिख रही आपकी।
अच्छा, पीपीटी पूरी नहीं आ रही, ओके, मैं देखता फुल हूँ कर क्यों नहीं दीजिए आ उसको रही। आप। सरिता जी ने हैंड रेस किया नमस्कार है, तो सर। कृपया सत्र के बाद जो है अपने प्रश्न या जो भी अगर डाउट ये हो। हो गया है किसी से, तो आप सर अपने इस पे लैपटॉप पे नीचे देखेंगे तो वो 3 छोटे छोटे निशान बने रहते हैं। जय गणपति दिख की रही है, जय। दिख रही है। आ गया, थैंक यू सर, आ आ गया, गया, आ गया। आ गया, बार बार किसी का आ वो गया। आ जाता प्रणाम है। सर, प्रणाम, सॉरी। तो बृहद नक्षत्र, शम नक्षत्र, ये हम देख रहे हैं, इनके आधार पर हम इसका फल विचार कर सकते हैं। और ऐसा मूर्त चिंतामणि आदि सूत्रों में लिखा भी है, जगन्नवे शंकरमणि मूर्ता खरे नवो बाणकृता बृहस्सु खराम संज्ञाः समवे महर्ग समर्ग साम्यम विदु दर्शने अपि। यहाँ पर समर्ग और महर्ग का विशेष रूप से महत्व है। तो जगन्य आदि के आधार पर हम इसको समझते हैं। जगन्य नक्षत्र में 15 मूर्ति की संक्रांति होती है, और इसमें मूलभूत उपरोक्त की जो हमारी दैनिक उपयोग की सामग्री होती है वो लगभग महंगी हो जाती है, अन्न आदि ये सब महंगे हो जाते हैं। वहीं बृहद नक्षत्र ये 45 मूर्ति की संक्रांति होती है, और इसमें भी मूलभूत उपभोक्ता सामग्री अन्न आदि सस्ते होते हैं। और इसके अलावा हमारी जो एक संक्रांति होती है वो हमारी सम नक्षत्रों में 30 मूर्ति की संक्रांति होती है, और मूलभूत उपभोक्ता सामग्री अन्न आदि इसमें औसत्य मूल होते हैं। तो इस तरीके से हम जगन्य, बृहद और सम के आधार पर ये जान सकते हैं कि किन में महंगाई होती है और हमारी जरूरत की चीजें महंगी हो जाती हैं, किन में थोड़ी सी कम महंगी होती हैं। और इस बार जैसा कि हमने देखा, रोहिणी नक्षत्र है, बृहद नक्षत्र है, तो हम मान सकते हैं कि हमारे अन्न आदि तो सस्ते होंगे, लेकिन वैसी भौतिक चीजें हमारी महंगी हो सकती हैं। जय गणपति। गुरु जी, एक बार कहीं पर पढ़ा था कि सुभिक्ष संक्रांति और दुर्भिक्ष संक्रांति, बड़ा अटपटा वर्ड लगा था सुनने में और पढ़ने में। तो दिमाग में आया था कि कभी आपसे पूछेंगे, तो आज इस प्रश्न को जो कि दिमाग में आया था कि सुभिक्ष संक्रांति और दुर्भिक्ष संक्रांति क्या है। अच्छा, सुभिक्ष, वैसे तो आप बात से ही समझ में आ रहा होगा आपको। तो सुभिक्ष जहाँ सु अर्थ लगा हुआ है, तो सुंदर, सु माने सुभिक्ष माने सुंदर, और दुर्भिक्ष माने जहाँ दू लग जाता है माने दुख, और सु माने सुख, जो सुख देने वाली और दुख देने वाली। तो जो सुख देने वाली संक्रांति है उनका नाम सुभिक्ष होता है, और जिनमें कष्ट होता है वो दुर्भिक्ष कहलाती है। तो जैसे हमारे बार हैं, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इनमें जो संक्रांतियां होती हैं वो सुभिक्ष संक्रांति कहलाती हैं। और जो मंगलवार, शनिवार आदि होते हैं, इनमें मतलब जो पाप वार हैं उनमें जो संक्रांति होती है वो दुर्भिक्ष संक्रांति होती है। और संग में संग इनके साथ इनके विश्वा जुड़े होते हैं, तो कितने विश्वा की संक्रांति है इस पर भी निर्भर करता है। तो जितने अधिक विश्वा की संक्रांति हो अच्छी मानी गई है। जैसे रविवार को 10 विश्वा कहा गया, सोमवार को 20 कहा गया है, मंगल को 8 कहा गया, बुध को 12, गुरु को 14, शुक्रवार को 16, शनिवार को 5। तो देख लीजिए आप, जितने भी पाप वार हैं उनमें जो संक्रांति दी है वो अच्छी संक्रांति नहीं है, मतलब उसका विश्वा के रूप में भी हम यहाँ पर देखने को पा रहे हैं। जय गुरु। गुरु जी, ये खड़ी संक्रांति और लेटी संक्रांति क्या है, तो इसका विचार क्यों करते हैं हम। अच्छा, आपका प्रश्न है कि क्या संक्रांति खड़ी, लेटी, बैठी संक्रांति भी होती है, और इसका विचार क्यों नहीं है। इसका विचार भी विशेष करके इन्हीं लिए किया जाता है कि वो हमारे लिए अच्छी है या खराब है, इस कारण इसका हम विचार करते हैं। तो आइए समझते हैं कि खड़ी, बैठी, लेटी संक्रांति है क्या। इससे विशेष करके वर्ष और वर्ष की फसल का हम निर्धारण करते हैं कि इस साल वर्षा कैसी होगी और फसल कैसी होगी, इन कारणों पर यह आधारित है। खड़ी, बैठी, लेटी संक्रांति का विचार इसके लिए करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संक्रांतियां जो हैं वो जैसे सुक्त के नाम से दी होगी वो लेटी संक्रांति होती है, और इसके अलावा दूसरे नंबर पर बैठी संक्रांति होती है जो उपविष्टा कहलाएगी, और खड़ी संक्रांति होगी वो तिष्ठा कहलाएगी। तो यहाँ पर इनका जो फल है वो करण के आधार पर सिद्ध होता है कि कौन से करण है, किस करण में उसका जो है वहां पर वो हो रहा है। देखेंगे कि करण जैसे तैतिल, नाग, चतुष्पद अगर करण हो और तो सुक्त लेटी संक्रांति कहलाएगी।
अगर गर बणिज बिष्टि बब बालवकरण हो तो बैठी उपविष्टा संक्रांति कहलाएगी। और अगर केशुग्र शकुनी और कलव नाम के कर्ण में यदि संक्रांति होगी तो वो खड़ी संक्रांति कहलाएगी। और इस बार का जो पंचांग है उसमें हम देख रहे हैं कि कल बालव नाम की कर्ण में संक्रांति का उदय हो रहा है, तो उपविष्टा संक्रांति के रूप में उसे हम पाएंगे। इनके फलों को भी हम देखते हैं कि अगर सुप्त संक्रांति होती है तो उसमें क्या होता है, तो अगर लेटी संक्रांति होगी तो उसमें वर्षा में कमी हो सकती है, अनाज महंगा हो सकता है। और अगर बैठी संक्रांति होगी तो वर्षा सामान्य होगी लेकिन तेजी मंदी हमको बार बार देखने को मिलेगी। और खड़ी संक्रांति होगी तो उसमें उत्तम वर्षा होगी और अच्छी फसल हमको देखने को मिलेगी। जय गणपति। जय गणपति की। कोई और जिस प्रकार से हमने देखा है कि कई जब भी माता बैठती हैं तो बताया जाता है कि माता इस वाहन पर आ रही हैं, और नया जब भी चेंज होता है तो कोई भी देवी देवता वाहन पर आते हैं। तो क्या संक्रांति के भी वाहन उपवाहन होते हैं? हाँ बिल्कुल, संक्रांति के भी वाहन होते हैं, संक्रांति के वाहन भी होते हैं, उपवाहन भी होते हैं। आपका प्रश्न भी है संक्रांति के वाहन उपवाहन क्या है, तो मैं इस बारे में चर्चा करता हूँ। इनका भी संबंध करण से ही है, विशेष करके संक्रांति को करण से जुड़ा गया है। और संक्रांति जब बब बालव कलव तेतिल गर बणिज बिष्टि शकुनी चतुष्पाद नाग किंस्तुम जैसा कि हमारे जो 11 कर्ण हैं उनके अंतर्गत जब आती है, तो अगर बव नाम के कर्ण में संक्रांति हो तो उसका वाहन सिंह होगा और उपवाहन गज होगा, और उसका फल जो है वो भयभीत करने वाला होगा। वही बालव नाम की संक्रांति, बालव नाम के कर्ण में जो संक्रांति आएगी उसका वाहन व्याघ्र होगा और उपवाहन अश्व घोड़ा होगा और फल भयभीत करने वाला होगा। अतः यदि कौलव नाम के कर्ण में संक्रांति सूर्य का संक्रमण होता है तो सिंह उसका वाहन होगा, बैल उसका उपवाहन होगा और वो भी पीड़ादायक होती है। अगर तैतिल नाम के कर्ण में ये संक्रांति का प्रवेश होता है तो उसका जो वाहन है वो गधा है और उपवाहन मेढ़ा है और फल अच्छा है लेकिन इसका सुभिक्ष होता है, सुंदर होता है। यदि गर नाम के कर्ण में संक्रांति आती है तो उसका वाहन हाथी होता है और उसका उपवाहन गधा होता है, और ये भी अच्छी मानी गई है। इसमें भी लक्ष्मी की प्राप्ति का फल 15 दिन तक संक्रांति काल तक मिलता है, दूसरी संक्रांति तक 30 दिन तक। और अगर बणिज नाम के कर्ण में संक्रांति संक्रमण होता है सूर्य का तो उसका वाहन भैंसा होता है और उपवाहन उष्ट्र होता है, ऊंट होता है, और ये कष्टदायक होती है। अगर हम देखें कि बिष्टि नाम के कर्ण में यदि संक्रांति आई है तो उसका वाहन घोड़ा होगा, अश्व होगा, और उपवाहन सिंह होगा, शेर होगा, ये स्थिरता देने वाली होती है। और शकुनी नाम के कर्ण में यदि संक्रांति आएगी तो उसका वाहन जो है वो श्वान होगा, कुत्ता होगा, और उपवाहन तेंदुआ होगा, और उसका फल अच्छा माना गया, सुभिक्ष होता है। यदि चतुष्पाद नाम के कर्ण में अगर संक्रांति आती है तो हम देखेंगे कि वाहन मेढक होगा और उपवाहन भैंसा होगा और ये पीड़ादायक होता है। और नाग नाम के कर्ण में यदि संक्रांति आती है तो इसका वाहन वृषभ होता है, नंदी, और उपवाहन व्याघ्र होता है, ये स्थिरता देती है। कि स्तुग्न नाम के कर्ण में यदि हम देखें तो इसका वाहन मुर्गा होता है और उपवाहन बंदर होता है, और ये अच्छा फल नहीं होता, अपमृत्यु भय देता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वाहन क्या था। मैं अभी आपके सामने इस चर्चा को कर रहा था कि हमने संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाना है, और क्यों मनाना है इसके लिए हमने कुछ पंचांगों का सहारा लिया, जैसे एक एफएमरी पंचांग हमारे सामने है। क्योंकि जब भी हमारे सामने इस प्रकार के प्रश्न जाते हैं कि 15 जनवरी है या 14 जनवरी है, किसी ने लिखा कि संक्रांति का सूर्य का संक्रमण रात्रि में हो रहा है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, या कोई ने कहा 2 बजे हो रहा है, तो ठीक है कि हम भी स्पष्ट करके देख लें। लेकिन अगर 2-3 पंचांगों को यदि टटोल लें, हो सकता है किसी पंचांग में किसी कारणवश कुछ भेद हो गया हो। हालांकि भेद होना स्वाभाविक भी होता है, देश काल के अनुसार भेद हो भी जाता है कभी कभी कि वो, लेकिन सूर्योदय में होता है। यहाँ ग्रह स्पष्ट में भेद देखने में कमी पाया जाता है। सूर्योदय के आधार पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज हमारे यहाँ उत्तर भारत में बाद में हो रही है और पूर्व में या दक्षिण भारत में पहले हो रही है, क्योंकि जहां पर सूर्य पहले दिखता है वहां पर पहले होती है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 14 जनवरी 2022, ये देखिए मकर संक्रांति 14 जनवरी 2022 आपके सामने है, और यहाँ लिखा है 14:28 पर सूर्य का
राशि प्रवेश हो रहा है, तो यहाँ से हमने इसकी सिद्धि ली है। और दूसरे किसी और पंचांगों में भी हमने देखा कि अगर हम 14 जनवरी की संक्रांति ले रहे हैं वो हमारे को कहाँ से उसकी सिद्धि कैसे करें कि हाँ ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि 2022 में 14 जनवरी ये आपके सामने है मकर संक्रांति 14:28। यहाँ पर भी वही समय दिया दिन का 2, तो यहाँ पर आप घंटा मिनट लिखा भी हुआ है, इससे हमको भ्रम होने की संभावना कम है। तो ये भी हम 2 तरह से प्रमाणित कर सकते हैं कि ये दोनों बातें निश्चित कर दी है। तो 14 जनवरी संक्रांति। अब आपका प्रश्न क्या है? अब जैसा कि हम देखते हैं कि कुंडली बनाना सीख ली, संक्रांति कैसे होती है, संक्रांति का क्या महत्व है, वो सब आपने बता दिया। आप सबसे लास्ट बात आती है कि फलित देखते हैं हम, फलित मतलब इसका फल क्या है। संक्रांति जो पड़ रही है इसका किन किन चीजों पर क्या क्या फल पड़ेगा, कैसा फल होगा, अच्छा होगा कि खराब होगा, कृपया बताने का कष्ट करें। बहुत अच्छा। 14 जनवरी को संक्रांति का फल कैसा होगा ये आपने पूछा है, तो इसका जो उत्तर है वो हम देख रहे हैं कि अभी पौष मास चल रहा है और कल आज एकादशी है, कल पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी शुक्रवार है और सूर्य का मकर राशि में जो प्रवेश है वो दिन में 2:28 पर होने से संक्रांति का पुण्यकाल भी अपराह्न से 6 घंटे 24 मिनट पहले और 6 घंटे 24 मिनट बाद तक, यानी कि सुबह 8 बजे से लेके और सूर्यास्त तक रहेगा। जैसा कि यहाँ पर मैंने पंचांगों की गणना आदि को समझा और वो आपको बताने का प्रयास किया। अब जैसा मैं पहले बता रहा था कि अगर आपने प्रश्न किया था कि बार से या नक्षत्र से कुछ भेद होता है, तो बिल्कुल शुक्रवार की संक्रांति है, इसलिए इसका नाम मिश्रा नाम की संक्रांति है। और ये इस बार की संक्रांति शुक्रवार के कारण शुक्र चूंकि दूध दही आदि का घी का सबका सूचक है, कारकत्व उसके है, तो जो शुक्र के कारकत्व हैं उनके लिए अच्छा है, जैसे पशु दूध घी और पर्यटन का व्यापार, टूरिज्म जो आप देख रहे हैं काफी समय से बंद पड़ा हुआ है, शासकीय पशुधन विकास योजना, पशुपालकों की सुविधा, डेयरी फार्म और दुग्ध उत्पादन या दुग्ध प्रोडक्ट जितने भी हैं दुग्ध से बनने वाली चीजें, इन सब में अच्छे फल देने वाली ये संक्रांति रहना चाहिए, जैसा कि इसमें फल हमारे को देखने को मिलता है। अगर हम देखें कि नक्षत्र के आधार पर मैंने कहा था कि चूंकि इस बार रोहिणी नक्षत्र में ये प्रवेश हो रहा है, तो रोहिणी नक्षत्र के नाम से संक्रांति होने से इसका नाम मंदा हो गया है। मंदा नाम की संक्रांति यदि होती है तो उसके फल ये होते हैं कि यह शिक्षक, सलाहकार वर्ग, विप्र वर्ग, जो धर्म का उपदेश करने वाले, कथावाचक, व्याख्याता, लेखक, पत्रकार, शिक्षक वर्ग, इनके लिए बहुत अच्छी है और मनोत्साहवर्धक भी है और सुखप्रद भी है। हम देखें कि ये कौन से प्रहर में संक्रांति हो रही है, तो हम देखेंगे दिन के तीसरे प्रहर में संक्रांति, क्योंकि जब दिनमान के हम भाग करें और उसमें 4 का भाग है, तो जो तीन घंटे, अगर 12 घंटे का दिनमान है तो 3 घंटे में एक प्रहर होता है। चूंकि आजकल दिनमान कम हो रहा है तो प्रहर का समय भी कम हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कल का जो संक्रांति का प्रहर है वो तीसरा प्रहर है। ऐसा कहा गया अभी शास्त्रकारों ने कि अगर तीसरे प्रहर में संक्रांति होती है तो शेयर बाजार, व्यापारी, स्वतंत्र कार्य करने वाले लोग, उद्योगपति, वैश्य वर्ग यानी जो व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करने वाले, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा इसको नहीं कहा गया है। और इसका जो गमन है संक्रांति का वो भी दक्षिण की ओर है और इसकी दृष्टि भी जो है वो नृत्य की ओर है, यानी नृत्य दिशा जो हम जानते हैं उधर की ओर है, तो ये भी एक अशुभ वो है इसका। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि करण के आधार पर इसका जो वाहन उपवाहन है, बालव करण होने से इसका व्याघ्र वाहन है, उपवाहन अश्व है और इनका फल जो है वो भय के रूप में हमें देखने को मिलेगा। ये संक्रांति के विषय में यहाँ पर और मैं बताया था कि वाहन और उपवाहन, तो आप देख रहे होंगे एक तरफ यहाँ पर ये अश्व है और दूसरी तरफ ये सिंह है, और ये जो युद्ध हो रहा है संक्रमण के, अब इनके जो इस संक्रांति का जो वस्त्र आदि है इसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि इसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, क्या इसने धारण किया हुआ है और कौन से इसके पास विषय है। और जैसा कि मैं आपको यह चित्र में दिखा रहा था कि बैठी संक्रांति, तो ये जो बैठे हुए चित्र के रूप में हमारे सामने ये प्रस्तुत हो रहा है, तो चूंकि बैठी हुई संक्रांति है और इसलिए बैठी संक्रांति होने से वर्षा सम होगी और सामान्य मंदी तेजी होती रहेगी ऐसा, लेकिन वर्षा सामान्य होगी, सम होगी।
मैं बताऊं कि इनका जो इस बार की संक्रांति है उसका जो वस्त्र है वो पीला वस्त्र धारण किए हुए है, और उन्होंने जो अपने हाथ में जो आयुध लिया हुआ है, अस्त्र लिया हुआ है, गदा है, गदा धारण किए हुए है। और जो पात्र उनके पास है वो रजत का पात्र है, कभी स्वर्ण होता है कभी रजत होता है, ऐसे अन्य अन्य धातुओं के। तो यहाँ पर कल के जो संक्रांति, मकर संक्रांति इस बार जो हमारी आ रही है, उसके पास रजत पात्र है। और भक्ष्य पदार्थ उसका जो है, जो भोजन उसके लिए प्रिय है वो पायस भक्षण है, मतलब खीर है। खीर को वो, पायस को वो भक्षण कर रहे हैं। और लेपन जो उसने अपने माथे पे जो लगाया हुआ है वो कुमकुम है। और जाति उसकी भूत जाति है, और अन्य अन्य प्रकार की जातियां यहाँ पर बताई जाती हैं। और इनको जो पुष्प है वो भी जाति पुष्प चढ़ा जाएगा, जैसे पुन्ना, गजा आदि पुष्प, कराल, पुष्पई ही बहुत सारे पुष्प होते हैं, जाति नाम के भी पुष्प होते हैं। ऐसे इसका जो आभूषण है वो कंकण है, यानी जैसे हाथों में जो कंकण पहनते हैं वो है। और कंचुकी, मैंने जो कहते हैं कि जो जैसे हम शर्ट पहनते हैं, महिलाएं अपना वो पहनती हैं, तो वो पर्ण का है, मतलब पत्तों का उसका वस्त्र है। और अवस्था इसकी कुमारी के रूप में है, कुमारी अवस्था के रूप में इस बार की संक्रांति हमको देखने मिली। यानी इसका पूरा स्वरूप जो मैं आपको पिछले चित्र में दिखा रहा था, उसके आधार पर इसका यहाँ पर ये वो है। और चूंकि ये बृहद नक्षत्र में आ रही है, यानी रोहिणी नक्षत्र में आ रही है, तो इसके आधार पर भी हम फल को जानेंगे। और बृहद नक्षत्र में भी 45 मूर्ति की संक्रांति है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, मूलभूत उपभोक्ता के सामग्री अन्न आदि जो है वो तो सस्ते होंगे, लेकिन अन्य चीजों में थोड़ा सा अब देखने को मिलेगा, जैसे धान्य और गल्ला, ये हमारे मूलभूत उपयोग की चीजें हैं, इसलिए भाव सम रहेंगे या हमारे अनुकूल रहेंगे। लेकिन सुगंधित पदार्थ, गरम मसाला, सौंठ, तमाकू, चाय, रोली, चंदन, केसर, दाना मेथी, सरसों, हल्दी, तुअर, चना, चांदी, सोना, ये सब चीजें जो बेचने वाले लोग हैं उनको इसमें लाभ होगा, यानी कि जनता जनार्दन के लिए महंगे हो जाएंगे। इस तरीके से हम ये देखते हैं। और कोई प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो तो बताएं। गुरुजी एक प्रश्न मेरा है। मैं अभी पूछता हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, रवि संक्रमण शुक्र का गणना गणित सुकक्ष, और हाथी घोड़ा ऊंट गुड़ पंत तेज इन पक्ष। तो इस पक्ष में जो है वो शुक्र, रवि का जो संक्रमण शुक्रवार को हो रहा है, इसलिए गणना गणित अच्छी है रहेगी, गणित गणना अच्छी रहेगी। हाथी घोड़ा ऊंट जो है वो इनका जो पंथ तेज रहेगा, मतलब रास्ता जो है वो तेज रास्ता रहेगा। और बास निवास भी रवि संक्रमण है, मतलब जैसे बास शुक्रवार है इसलिए अभिलक्ष्य है। वन इसका जंगल है, माली के घर में है, इसलिए गणना फलित भी सुकक्ष रहेगा। और इसी के साथ हम देख रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम यहाँ पर सभी के सुख की कामना करते हैं। गुरुजी प्रश्न है। गुरुजी बिल्कुल, अब हम प्रश्नोत्तरी